हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टूडेंट पाठशाला में। ठीक है, मैं आज आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके बारे में फैक्ट्स बताऊंगा। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको स्टूडेंट पाठशाला में मिल जाएगी, यानी कि आराताई के चैनल में, जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। आप सभी को नमस्कार और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, बानो मुश्ताक को किस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 15 सेकेंड है आपके पास, ये ऑप्शन है। ठीक है, बानो मुश्ताक जी को जिस किताब के लिए सम्मानित किया गया है वो किताब है हार्ट लैम्प, कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो है, इसमें कितने शॉर्ट स्टोरी हैं? इसमें शॉर्ट स्टोरी हैं 12। ठीक है, और ये किस बारे में है? जो साउथ की मुस्लिम महिला होती हैं उनके बारे में लिखा गया है, कि उनके बारे में, लड़कियों के बारे में, कि उनकी जीवनचर्या कैसी होती है और सब कुछ कैसा होता है। आइए विश्लेषण करते हैं इसका। हाल ही में बानो मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प को बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक द्वारा लिखी गई कन्नड़ किताब यदय्या हेंडेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये जो यदय्या हस्ताते है, यदय्या हेंडेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है, एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूँ। यदय्या हेंडेट का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये किताब इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली ये फर्स्ट कन्नड़ किताब है जो कि बुकर प्राइज में शामिल हुई है। और हार्ट लैम्प 12 कहानियां, ये मैंने बता दिया, दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं के लिए और लड़कियों की जीवनचर्या कैसी है और दैनिक जीवन कैसी है उसके बारे में। आइए बुकर प्राइज के बारे में पढ़ते हैं। 2005 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज शुरू हुई थी। ठीक है, और इसमें प्राइज मनी है 50,000 पाउंड। ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में, ये 2 पॉइंट देख लीजिएगा, 2024 में ये पुरस्कार एप्पनबर्ग, जेनी एप्पनबर्ग की किताब केरो को मिला, जिसका अनुवाद माइकल हाफमैन ने किया था। ठीक है, इससे पहले वाला जो ट्रांसलेशन है, जैसे कि ये जो आपका हार्ट लैम्प है, उसका ट्रांसलेशन जो है दीप्ति जी ने किया है, दीपा भास्ती जी ने किया है। ठीक है, जो कि 2025 का है किताब। वैसे ही 2024 में जेन एप्पनबर्ग की किताब केरो, यानी कि केरो जो है किताब है, और जेनी एप्पनबर्ग का किताब है, जिसका अनुवाद माइकल हाफमैन ने किया। ठीक है, 2024 का। और जो 2020 का जो प्राइज था ना, 2020 का प्राइज हमें मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में मिला है गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ सैंड को, जिसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। ठीक है, ठीक है, डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया और गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ सैंड को मिला 2020 का प्राइज 2022 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, विच इंडियन साइट हैज रिसेंटली बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट? ठीक है, इसका आंसर है फोर्ट्स ऑफ मराठास। क्या है इसका आंसर? फोर्ट्स ऑफ मराठास। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो फोर्ट्स ऑफ मराठास है,
फोर्ट्स ऑफ मराठा, टोटल 12 किले को शामिल किए गए हैं, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला जिंजी जिसका नाम है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो है जो 12 किले कब शामिल किए गए हैं ये भी आ जाता है 11 जुलाई, आजकल ये भी आ जा रहा है, डेट भी आ जा रहा है 2025। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है यूनेस्को का, ये जो है जैसे कि फोर्ट्स ऑफ मराठा 44th साइट है, 44th साइट है। ठीक है, और हम देखते हैं इसका विश्लेषण देखते हैं। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। ठीक है, इसके बाद यह भारत की 44वीं विश्व धरोहर स्थल बन गई। ठीक है, 44वीं यानी कि 44 यूनेस्को साइट हो गया। 12 किले महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दोनों में, और ये कल्चरल कैटेगरी का है, सांस्कृतिक श्रेणी का है। 12 मराठा किले कौन कौन से हैं? सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांदेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग और पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग। ठीक है, और तमिलनाडु में एक ही है जिसका नाम है जिंजी किला। ठीक है, तो इसमें याद करने का यही है, गढ़ वाले जो है लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ तो है ही, और 2 सुवर्णदुर्ग और विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ठीक है, और सालहेर, शिवनेरी। ठीक है, और जिंजी किला जो कि तमिलनाडु में है। दुर्ग और गढ़ और सालहेर। ठीक है, अब भारत में कुल जो है 36 सांस्कृतिक किले हो गए हैं, इसको मिला के 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं हम। भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है जो कि है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, भारत की 43वीं यानी कि 43rd विश्व धरोहर स्थल थी चारादियो मोइडाम्स जो असम में है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं एक मिनट, चराइदियो मोइडाम्स असम में है। ठीक है, चराइदे मोइडाम्स, चराइदे मोइडाम्स असम में है। ठीक है, 43वीं है यूनेस्को साइट। ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन जिसकी घोषणा मोदी जी ने की थी स्वतंत्रता दिवस में, इसी स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त को की थी, तो वो किससे रिलेट करता है, मतलब सुदर्शन चक्र मिशन है क्या? 5G नेटवर्क है, फर्स्ट इंडियन क्रूड मून है। आप पहले आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये है इंडिजिनस मल्टी लेयर एयर डिफेंस, इंडिजिनस मल्टी लेयर एयर डिफेंस। तो इसमें क्या होगा मैं इसके बारे में बताता हूं आपको विश्लेषण में। तो ये तो पहला लाइन है। ठीक है, इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को की थी संबोधन में। इसे अगले 10 वर्षों में यानी कि अगले आने वाले 10 वर्षों में 2035 तक विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य देखिए, भारत के रेलवे स्टेशन, अस्पताल, धार्मिक स्थलों जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत सुरक्षा कवच, एडवांस प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है, इंडिजिनस तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राधा कृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, श्री CP राधाकृष्णन नाम है। और भारत के कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके हैं? कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं? इसका आंसर कीजिए। तो आंसर है 6। ठीक है, 6 उपराष्ट्रपति हैं ऐसे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद संभाल चुके हैं।
आइए ट्रिक से याद करेंगे, 6 है तो, ठीक है। पहले हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी और आर वेंकटरमन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायण जी, ठीक है। ये देखिए, ये एक साथ आप ईयर तो याद कर लेंगे, लेकिन नाम हो जाए तो ज्यादा आसानी होगा। जैसे कि राजा गिरी वेशाना, वेशाना, राजा गिरी वैशाना, राजा गिरी वैशाना। रा से हो गया राधा कृष्णन जी, जा से जाकिर हुसैन जी, गिरी से राजा गिरी वीवी गिरी, तो वे से वेंकटरमन, वैशाना, ना से नारायण, ठीक है। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से भी, जैसे कि रा आ रहा है पहले में, जा आ रहा है पहले में, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। आइए जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं राधा कृष्णन जी, उनके बारे में, जो नए सीपी राधा कृष्णन जी बने हैं उनके बारे में जानते हैं। 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और इनमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विजय प्राप्त किया। उन्होंने किनको हराया था, नियुक्त किया गया, और उन्होंने हराया था रेड्डी जी को, जो कि इंडियन अलायंस के हैं। देखिए, सुदर्शन रेड्डी जी को पराजित किया गया। और तमिलनाडु से संबंधित करते हैं, ये सीपी राधाकृष्णन जी कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। और 1998 से 2004 तक ये लोकसभा सांसद रह चुके हैं। राज्यपाल रह चुके हैं वेस्ट झारखंड और तेलंगाना, पुडुचेरी के, ठीक है, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल रह चुके हैं ये, ठीक है। आइए और जानते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। ये जो है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक सेकेंड। चलिए, ये जो है ये मैंने रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। ये आप ये देखिएगा, ला गणेशन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज करेंटली सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ठीक है। अभी अभी जो ला गणेशन है उनका देहांत हो गया है। तो वो कहाँ के गवर्नर थे, वो नागालैंड के गवर्नर थे, ठीक है। अभी अभी देहांत हुआ है, उनकी वर्ष 80 वर्ष थी और वो नागालैंड के गवर्नर थे 2000। अभी देखते हैं, ला गणेशन 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है उनका। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और वर्तमान में नागालैंड के 16वें, देखिए नागालैंड के कौन से राज्यपाल थे, 16वें राज्यपाल थे। और ला गणेशन का संबंध तमिलनाडु से था, ठीक है। और देखिए, संबंध उनका तमिलनाडु से था और 16वें राज्यपाल कहाँ के थे, नागालैंड के, ठीक है। बीजेपी के से जुड़े हुए थे वो। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और मणिपुर के राज्यपाल रह चुके थे पहले से। वेस्ट बंगाल और कहाँ के, मणिपुर के राज्यपाल रह चुके थे। और वो कब से 16वें राज्यपाल का पद संभाले थे, 2023 से ही वो नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए, यूएस ओपन मैन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, नोवाक डिजोकोविच, जेनिक सिनर और राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज। ये आप जानते होंगे अच्छे से कि किसने जीता है, प्लीज इसका आंसर करिए। तो आप सभी को पता है कि कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन जीते हैं और रनर अप कौन रहा है इसमें, जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, ठीक है। और कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और जेनिक सिनर इटली के हैं, ठीक है। और यूएस ओपन कौन से कोर्ट में होता है आप बताएंगे, तो ये होता है हार्ड कोर्ट में, ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन के बारे में जानते हैं, ठीक है।
ये देखिए मैंने लिखा रखा है आपके लिए, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट ग्रीन सेट होता है, ठीक है, ग्रीन घास में, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है आउटडोर, ठीक है। विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है, ग्रीन सेट ग्रास कोर्ट और विंबलडन, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट लेक होल्ड में, ठीक है। तो अब हम विनर की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूएस ओपन अभी मैंने बता दिया कार्लोस अल्काराज, ठीक है, और ये भी मैं बताऊंगा आर्यना सबलंका जीती हैं वुमेन्स में, ठीक है। जेनिक सिनर विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गए हैं, और फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, ये है 2025 का, ठीक है, 2025 का याद करिएगा, फ्रेंच और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज, और ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन विंबलडन जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, और यूएस ओपन फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, ठीक है। अब हम वुमेन्स में देखते हैं, मेडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन, कोको गॉफ फ्रेंच ओपन, और ईका स्वेतेक विंबलडन, ठीक है। आइए इसका हम विश्लेषण करते हैं। 2025 यूएस ओपन का आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया था, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में। ये यूएस ओपन के बारे में, यह वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन, जिसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हु हैज वॉन द 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये एजुकेट गर्ल्स होगा इसका आंसर, इसका आंसर अभी आया नहीं है शायद से, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे अभी हम, और एजुकेट गर्ल्स ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये भारत की ऑर्गेनाइजेशन में पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 2025 में 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 2 इंडिविजुअल्स को मिला है और एक एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, वही मैं कह रहा था फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, ठीक है, भारत का पहला संगठन है जिसने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाया है, ठीक है। 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिले हैं 2025 में, एक संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन को और 2 इंडिविजुअल्स को मिला है। तो 2 इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं, साहिना अली मालदीव्स की हैं, फ्लेवियानो एंटोनियो एल डॉट विया लानियो, थोड़ा नाम आप पढ़ लीजिएगा, फ्लावियानो एंटोनियो से याद कर लीजिएगा, ये फिलीपींस की है, फिलिपाइंस होता है ये, ठीक है, और मालदीव्स की साहिना अली, ठीक है, साहिना अली और फ्लेवियानो एंटोनियो, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में, ठीक है। एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और यह पुरस्कार एशिया में गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप और जर्नलिज्म, लिटरेचर जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। जर्नलिज्म, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, इनके लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार का नाम फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया गया है, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है ये, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, यानी कि रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार 1958 को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है।
ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास। इंजेती श्रीनिवास जो थे पहले IFCA के चेयरमैन थे। इंजेती श्रीनिवास किसके चेयरमैन थे? IFSCA। ठीक है, तो इसका जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इसके क्या रह चुके हैं? चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इससे पहले ये यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इंजेती श्रीनिवास रह चुके हैं। तो इंजेती श्रीनिवास जी IFSCA के चेयरमैन, और अभी जो बनी है वो NSE की चेयरमैन। ठीक है, ठीक है, यही होगा। ये पढ़ते हैं आप। ठीक है, पॉइंट्स पढ़ते हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बियॉन्ड एजेस, देखिए ये बुक का नाम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बियॉन्ड एजेस, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड लिंकेज, भारत का विमोचन, पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, इस पुस्तक में जो है जो अभी परिचित नहीं है, इस पुस्तक में जो परिचित नहीं है इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उनके बारे में दिया गया है कि इतिहास में कैसा था और 3000 वर्षों के पहले का इतिहास में कैसे था, ये दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी, दृष्टिकोण और प्रारूप में दर्ज करना। ठीक है, इसे 7 खंडों में बांटा गया है और 7 खंडों में है ये किताब। और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें बस, द्रास और लद्दाख की मूर्तियां हैं इसमें, स्तूपों पर चर्चाएं और चित्र। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, द्रास तरंगिनी में वर्णित जम्मू कश्मीर में संस्कृत के प्रयोग के संदर्भ में यह पुस्तक सिद्ध करती है कि भारत की समृद्ध धरोहर जो देश के हर कोने में बिखरी हुई है, कश्मीर में हजारों वर्षों में विद्यमान रही। ठीक है, मैं इसमें एक चीज स्टेट का पार्ट, यानी कि राज तरंगिनी एक पुस्तक है जो कि कलहन ने लिखी थी और संस्कृत भाषा में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बारे में था राज तरंगिनी में। ठीक है, तो ये अमित शाह जी विमोचन में आए हुए थे पुस्तक के, और वही ये देख रहे हैं। ठीक है, विश्लेषण यही है इसका। एडिटर जो थे इस किताब के वो प्रोफेसर राघवेंद्र तनवर जी थे। ठीक है, और बुक हैज बीन पब्लिश्ड इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, और बुक रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट। देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ नेशनल हिस्टोरिकल रिसर्च, दोनों ने कोलैबोरेशन था दोनों का, नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। ठीक है, दोनों ने बनाया और हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। रघुवेंद्र तनवर जी इसके एडिटर थे। मेन तो यही है, किताब का नाम याद रखिए और कौन आया था विमोचन करने, वो याद रखिए। ठीक है, तो ये है श्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सोरेंग जिले में ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ किया। ठीक है, यह भारत में अपनी तरह का पहला क्लस्टर है जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सिक्किम में ऑर्गेनिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्या चीज शुरू किया गया है? ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम के सोरेंग जिले में। किस योजना के तहत शुरू किया गया है?
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू किया गया है ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। और किसने शुरू कौन था लॉन्च के समारोह में? राजीव रंजन सिंह। आइए हम इसके बारे में PIB में देखते हैं। ये देखिए PIB का ये फोटो लिया गया, यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, लॉन्च कर रहे हैं ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। तो इससे होगा क्या कि देखिए मैंने ये दिया है, ये योजना, यह क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSSY के तहत शुरू किया गया है और जिसका उद्देश्य, देखिए अब उद्देश्य पढ़िए, मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत विकास करना है। क्लस्टर का उद्देश्य टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। इसके एंटीबायोटिक, रसायन, कीटनाशक मुक्त जैविक मछलियों का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, यह पहल किसान की आय बढ़ाने और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और क्लस्टर जो कि प्राकृतिक रूप से सही होती है, वो मछली पालन का ध्यान केंद्रित करेगा और पर्यावरण प्रदूषण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सिर्फ आप पढ़ लेना। ठीक है, मेन यही है आपका, मेन आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। किसने शुरू, कौन लॉन्च समारोह में आया था? श्री राजीव रंजन सिंह जी। और ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सोरेंग जिले में, सिक्किम के, और किस योजना के तहत ये शुरू किया गया? PMMSY यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, इतना तो नहीं है यार डीप में, आगे मेरा योजना हो गया ना ये। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की 81वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली भारत में आयोजित हुई। ठीक है, भारत में इस तरह की बैठक 42 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की गई। ठीक है, 42 इयर्स बाद ये हुआ है। देखिए IATA की बैठक हुई है, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इस बैठक में 1 से 3 जून तक न्यू दिल्ली में हुई है। और इस लॉन्च समारोह में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे। और 81वीं बैठक है 42 वर्ष बाद। ठीक है, 1 से 3 जून के बीच में हुई है। आइए इसके बारे में बढ़ते हैं। 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नई दिल्ली में हुई है, 1 से 3 जून तक हुई है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, 81वीं IATA AGM और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, यह बैठक 42 साल के बाद हुई है। 1983 में IATA AGM की मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा और 42 वर्ष के बाद 2025 में की गई। भारत ने तीसरी बार बैठक की मेजबानी की है। इससे पहले जो है कब हुई है? 1958 और 1983 में हो चुका है। आयोजन का महत्व है, यह आयोजन भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। ठीक है, तो इसमें जो है ये याद रखिएगा आप, इस बैठक में जो है मेन तो श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो कि 42 वर्ष बाद हुआ है। और आम बैठक नई दिल्ली में की गई है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आर्यना सबलंका जी कोको गॉफ डिफीटेड आर्यना सबलंका टू वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द सिंसिनाटी ओपन। अच्छा, सिंसिनाटी ओपन में भी डिफीट कर दिया है कोको गॉफ ने आर्यना सबलंका को हराकर। ठीक है, कोको गॉफ ने
आयना सबलंका को हराकर महिला एकल में सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता। ठीक है, तो मैंने यूएस ओपन बता दिया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंसिनाटी ओपन में भी कोको गॉफ डिफीटेड आर्यना सबलंका। ठीक है, यूएस ओपन भी जीता ये भी। White Coco Gauff and Aryna Sabalenka have played against each other in major finals, including 2025 French Open and 2023 US Open। ठीक है, ये याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, ये एक बार पढ़ लेना। ठीक है, Gauff defeated Sabalenka to win French Open title। राजस्थान के फलोदी में खीचन और उदयपुर में मीनार को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गए हैं। ठीक है, तो रामसर साइट्स 91 हो गए हैं अब। और राजस्थान के फलोदी के खीचन और उदयपुर में मीनार। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है इसके, जान लेते हैं हम इसके बारे में। ये देखिए, ये मीनार और फलोदी, इसके बारे में जानते हैं। खीचन वेटलैंड लोकेटेड इन फलोदी डिस्ट्रिक्ट, यही याद रखिए। खीचन वेटलैंड कहाँ है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। खीचन वेटलैंड फलोदी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विंटर के समय काफ़ी बर्ड्स आ जाते हैं, यही सब है। और मीनार वेटलैंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, मीनार वेटलैंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बर्ड विलेज भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मीनार वेटलैंड को बर्ड विलेज भी कहा जाता है। और 180 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स शोकेस सक्सेसफुली कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ठीक है, इतना ही है इसमें। और ये लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अंडमान निकोबार के जो हमारे नए लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह जी राणा अंडमान और निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ बने हैं, पदभार संभाला है। ये अभी अभी की बात है। ठीक है, और किसको सक्सीड किया है? एयर मार्शल सजू बाला कृष्णन जी को। ठीक है, तो जो पढ़ने लायक होगा वो पढ़ लीजिएगा, और जो याद करने लायक जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर देखिएगा एक बार, गो थ्रू कर लीजिएगा, क्वेश्चन में जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, और जो जो गलतियां होंगी वो पीडीएफ में हटा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे जैसे मिस्टेक किए हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं ज़रूर डाल दूंगा। ये आज का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अरे ये तो फिर आंसर मिल जाएगा यार आपको। ठीक है, तो चलिए अब, ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, और भी जितने भी नोट्स होते हैं ना, मैथ्स के मिलेंगे और रीजनिंग के, मैं सारे इसी में डालूंगा, और सारे अपडेट भी। तो तैयारी करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।